नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे किसानों के मामले में। दरअसल अन्नदाता संकट में इसलिए क्योंकि भरी फसल है, उसकी फसल कटने को है और ओले और बारिश का एक दौर उसके ऊपर से निकल चुका है। अब जब गेहूं कटने के बाद उसकी तुलवाई का मामला आया तो इसलिए अधिकारियों ने या सरकार ने उस पर रोक लगा दी, क्योंकि अभी बारिश की वजह से गेहूं में नमी है और नमी वाला गेहूं खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये गोदाम में स्टॉक होता है और उसके खराब होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए अब 31 मार्च तक गेहूं की खरीदी स्थगित कर दी गई है। 31 मार्च के बाद किसानों को नए सिरे से अपना पंजीयन कराने के निर्देश मिले हैं। ऐसी खबरें हैं कि दोबारा उनको पंजीयन कराना पड़ेगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर पंजीयन नहीं कराते तो पुराने पंजीयन को भी रिन्यू किया जा सकता है। किसानों के बड़े तबके की एक ये मांग है कि वो दोबारा पंजीयन कराएंगे तो फिर उनको दिक्कत जाएगी। और दूसरी बात ये कि जो ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी, उससे किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। आधे से अधिक मध्य प्रदेश के जो जिले हैं ओलावृष्टि और बारिश की वजह से प्रभावित हो गए थे। इस पर भी सरकार ने कहा था कि हम जल्दी ही इसकी एक तरह से मुआवजा राशि वितरण की व्यवस्था करेंगे। अनुमान लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। आनाबारी की बात हुई थी, पटवारी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे तहसीलदारों को कि वो खेतों पर जाएं, मौके पर जाकर इसका अनुमान लगाएं, आकलन करें। आज इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी आशीष दुबे जी। स्काइप से हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस के किसान नेता केदार शंकर सिरोही जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत ग्राउंड जीरो से केदार जी आपसे। इन दिनों आप खेत में ही हैं और गेहूं की कटाई का काम तेजी से शुरू हो गया है। बारिश के बाद शायद थोड़ा सा 2-4-5 दिन का विलंब और हो जाएगा, लेकिन 31 मार्च के बाद इसमें तेजी आ जाएगी, ऐसा अनुमान लगता है। आपकी राय कि गेहूं की तुलाई लेट होने से जाहिर है कि फिर किसानों को उसका भुगतान भी लेट होगा। तो अगर सरकार ये व्यवस्था करे कि तुलाई कभी भी हो, लेकिन किसानों को गेहूं की तुलवाई का या खरीदी का भुगतान समय पर कर दिया जाएगा, मई तक इसकी पूरी जो है किसानों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। एक तो ये बात थी। दूसरी बात यह कि इस पूरे मामले में अभी तो तुलाई सरकार ने बंद की है, लेकिन जब दोबारा तुलवाई शुरू होगी सहकारी समितियों में, तब भी ये शिकायत आएगी कि गेहूं खराब है, दागी हो गया है, उसमें मिट्टी मिली हुई है। तो इसको आप किस ढंग से देखते हैं? सरकार की क्या तैयारी आपको नजर आ रही है? केदार जी। देखिए सर, इसमें जो तैयारी की बात, पहला बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो भी कुछ ऑपरेशन होता है तो उसका तैयारी क्या है, उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। जहां तक मुझे ये खरीदी के पीछे लग रहा है कि जो तैयारी में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, सबसे बड़ी बारदान आने की, और जो किसानों को फंड करने के लिए जो स्टॉक जाएगा, WHR जो वेयर हाउस में जमा होगी, उसके बाद में जो फंड रिलीज होने का जो मसला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो फंड का इनका जो मैनेजमेंट करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसलिए ये बहाना बनाया है कि बारिश के कारण गेहूं की नमी बढ़ी है, इसलिए हम लोग 31 तक रोक रहे हैं। 31 तक ही क्यों रोक रहे हैं? ये तो क्लोजिंग ईयर है मार्च का। भाई 3 दिन में ऐसा कौन सा गेहूं है जो सूख जाएगा और चौथे दिन वापस FAQ में आ जाएगा? तो मुझे जो लग रहा है कि इनकी तैयारी जो जिस लेकिन हिसाब से होनी केदार जी, चाहिए। अगर अभी वो तुलवाई करवाते भी हैं तब किसानों को भुगतान तो लेट ही होता है। 15 दिन और 20-25 दिन का उसमें अंतर होता है, म्याद मिलती है उसमें। नहीं, इसमें सर क्या है कि 72 घंटे का मामला है कि 72 घंटे में पेमेंट। देखिए, आज की तारीख में सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, सारे बैंकिंग का ऑनलाइन हो गया है। जब रजिस्ट्रेशन होता है तो तमाम चीज़ों को वहाँ कर दिया जाता है। ये जो प्रॉब्लम आई है 3 दिन 4 दिन आगे बढ़ाने का, ये जो मेन चुनावी साल है, आप हम सब जान रहे हैं। अगर 20 दिन में डिले पेमेंट हुआ तो किसान नीचे हाहाकार मचा देंगे। आप देखिए, हमको मध्य प्रदेश को 4-5 भागों में बांटना पड़ेगा सोइंग के हिसाब से। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की बुआई होती है और उस हिसाब से वहाँ की कटाई होती है। मालवा निमाड़ में ऑलरेडी कटाई हो गई है, नर्मदापुरम वाले क्षेत्र में ऑलमोस्ट इधर कटाई चालू हो गई है। जबलपुर वाला जो बेल्ट है और उधर का जो बेल्ट है वो बाकी है। ग्वालियर वाले बेल्ट में कटाई ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आई है। देखिए, 3 दिन आगे क्यों बढ़ाना था? किसानों को ये मैसेज देना था कि जिनके सूखे गेहूं है वो लेके आए। तो जिन जिन ने पहले कटा लिया है या जिनके घर जिनने सुखा रखा है,
उसके बाद में ओले के बाद में कटाई होने के बाद पिछले 5 दिन से बहुत अच्छी धूप है, बिल्कुल सबके सूख रहे हैं। ये मेरे पीछे भी आप देखेंगे ये खलिहान है, सूख रहे हैं। जी। तो सबका गेहूं जो है वो पूरी तरीके से सूखा हो गया है, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं आ रही। अब सवाल ये आता है सर यहाँ पर कि मुख्यमंत्री जी की एक बार मंशा थी कि मैं मट्टी तक खरीद लूंगा। हम कह रहे हैं कि मट्टी मत खरीदिए। आप सबको पता है कि बारिश हुई है, डैमेज हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है, कलर का नुकसान हुआ है, जमीन गीली हुई है, इसलिए हार्वेस्टर काटने में उसमें मट्टी का परसेंटेज बढ़ा है। तो सरकार को यहाँ पर रियायत देने की बात है, जी। सरकार को किसानों के साथ खड़े होने की बात है कि आप चिंता मत करिए, आपका जो गेहूं है, देखिए आप और हम सब जानते हैं, मैं बहुत अभी अबो पार्टी लाइन बात कर रहा हूँ, इसमें जी। कोई भाजपा कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता हूं मैं। जी। सर गेहूं हमसे खरीदा जाता है, एफएक्यू खरीदा जाता है, मेरे ही गांव में पीडीएस नॉन एफएक्यू क्यों आता है? पूरी तरीके से इस चेन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। जब आप वहां पर अदला बदली कर रहे हैं तो अगर किसान का 19-20 गेहूं है, उसको खरीदने में मुझे लगता है कि कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए थी सरकार को। सरकार को अपना एक स्टेप, बोल्ड स्टेप साथ में लेना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि हम केंद्र से लड़के, भाई केंद्र में इनकी सरकार, एफएक्यू किसी ने, ऐसा नहीं है कि भगवान ने बना के भेजा है सर, एफएक्यू हमारी सरकार निर्धारित करती है। पिछली बार एफएक्यू के मापदंडों को और सख्त कर दिया गया है, ये समय समय पे फ्लेक्सिबल करते आए, इस बार फ्लेक्सिबल करने की बिल्कुल। जरूरत है अगर वास्तविकता में किसानों को हित देना। मैं लौटूंगा, लेकिन एक बात आपसे जरूर पूछूंगा कि एक तो किसानों का जो गेहूं तुलता है उसमें 5 किलो ज़्यादा तुलवाया जाता है, तो सीधी सी बात है कि किसान को उसका नुकसान होता है, क्योंकि 1 कुंटल का पैसा मिलता है और तुलाई होती है 1 कुंटल 5 किलो की। अब ये व्यवस्था है करप्शन की, भ्रष्टाचार की, गड़बड़ी की, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक कम रखता हूं कि सरकार 28 मार्च को खरीदी करने वाली थी, उसने 3 दिन की मियाद बढ़ाई है, क्योंकि गेहूं गीला है, दागी हो सकता है, और अगर उसको गीले गेहूं का स्टॉक करेंगे तो वो खराब होगा और उससे नुकसान ही सरकार को होगा। और बेहतर है कि 3 दिन में कोई बहुत आसमान तो नहीं टूटता है, लेकिन भुगतान समय पर हो जाए, इसकी चिंता सरकार कर ले। और आप किसान लोग भी अगर सरकार से बात करेंगे तो जरूर वो सुनेगी। मैं लौटूंगा आपके पास कि आखिर ये जो सारा मसला है वो कहाँ तक और जा सकता है। भुगतान अविलंब भले ही ना हो, लेकिन हफ्ते 10 दिन के भीतर कम से कम किसान को पैसा मिल जाए, तब भी किसान सरकार का धन्यवाद करेगा। मैं लौटूंगा। रमेश सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, सुन रहा हूँ मैं। दरअसल ये सारा मामला इसलिए कि सरकार ने कहा कि किसानों के साथ सरकार खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में गए थे, ग्राउंड जीरो पर, वो किसानों से मिलकर आए। लेकिन क्या अभी नर्मदापुरम की बात करें, रायसेन जिले की बात करें, सीहोर जिले की बात करें, क्या आनावारी और जो नुकसान हुआ है उसके लिए टीमें पहुंच गई थी खेतों में? पटवारी, गिरदावल, तहसीलदार, और वो सब मैनेजमेंट उनका हो गया है कि कितना नुकसान और कितना इनको बीमा के पैसे मिलना और कितना सरकार इनको अदा करेगी? ये जो ग्राउंड पे नुकसान की स्थिति है, इसकी रिपोर्ट है तो आज के जमाने में बहुत फटाफट पहुंच जाती है। पूरी रिपोर्ट है, कुछ गांव के जो सरपंच के माध्यम से, चौकीदारों के माध्यम से, पटवारी खुद ही ग्राउंड रिपोर्ट पूरी पहुंच रही है सरकार के पास कि एक मतलब एवरेज नुकसान कहाँ कितना हुआ है। अब सरकार को ये तय करना है कि उसे मुआवजा कितना देना है, इसके बाद किस क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ, किस किस्म का नुकसान हुआ है, कौन सी फसल में कितना नुकसान हुआ, उसे कितना मुआवजा देना है और बीमा कितना देना है, ये सरकार को अभी तय करना है, अभी तय नहीं हुआ है। बाकी जो अभी आपने कहा कि गेहूं की तुलाई को होल्ड पे रखा है, तो अभी ये नर्मदापुरम हमारे जो क्षेत्र में है, गेहूं की कटाई अभी आज से थोड़ी बहुत शुरू हुई है, तो 31 तारीख तक ये स्पीड पकड़ पाएगी और हम खुद भी तुलाई के लिए सेंटर पर 30 के बाद ही ले जा पाएंगे, तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे एरिया में तो गेहूं में बहुत कम नुकसान है। गेहूं में नुकसान उन क्षेत्रों में ज्यादा है जहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई है। हमारे यहाँ गेहूं में मात्र 10 से 20% का नुकसान है। गेहूं आड़ा नहीं हुआ, जहाँ गेहूं आड़ा हो गया है वो जमीन से लग गया है, तो वहाँ गेहूं में नमी भी आई है, गेहूं में मिट्टी भी आएगी कटते समय और गेहूं का रंग भी खराब होगा, तो वहाँ के मुआवजे, गेहूं के मुआवजे और गेहूं पतला भी पड़ जाएगा जी, पतला भी पड़ेगा, गेहूं की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। जी सरकार को मतलब उसका
जो मुआवजा है वो किस तरह निर्धारित करेगी ये अभी क्लियर नहीं है। वो बीमा की भी कोई स्पष्ट नहीं है। हमारे क्षेत्र में चने में नुकसान करीब 40% के आसपास हुआ है। ओले बिल्कुल नहीं गिरे थे, इसलिए 40% चलिए, है। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं कि सारे आपकी जो नर्मदा किनारे की इस तरफ की बेल्ट है जो विंध्याचल की तरफ आती है, जी, वो उस तरफ तो नुकसान कम है, मतलब ओले कम गिरे हैं। लेकिन होशंगाबाद की तरफ जो नर्मदा जी के उस पार का इलाका, जहाँ होशंगाबाद हरदा की हम बात करें, निमाड़ की बात करें, वहाँ ओले भी गिरे और बारिश भी तेज हुई है। तो चलिए, लेकिन सरकार से जो उम्मीद लोग जता रहे थे वो ये कि मुआवजा भी जल्दी मिलेगा और उसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी। मैं लौटूंगा आपके पास से। हमारे साथ आशीष दुबे जी पत्रकार साथी बैठे हुए हैं। आशीष जी, ग्राउंड जीरो पर तो ये कि अभी 31 मार्च के बाद सरकार उसकी तुलवाई करेगी। वजह उसमें तकनीकी भी है, बारिश की वजह से गेहूँ थोड़ा सा नमी उसमें आ गई है। अगर गीला गेहूँ सरकार खरीदेगी तो उसका स्टॉक होगा और वो उसमें खराब होगा, और खराब के चलते फिर अधिकारी उसका बड़ा लाभ लेते हैं। वो इस आड़ में बहुत सारे अच्छे गेहूं को भी खराब बताकर बाजार में बेचते हैं या उसको कंडम घोषित करके अपनी जेब भरते हैं। तो वो कहीं ना कहीं 3 दिन में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन खरीदी का भुगतान जल्दी हो जाए, जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिल जाए, बीमे की राशि उसको मिल जाए। और एक मुद्दा और मैं जोड़ूंगा कि 0% पर जो सरकार उनको कर्ज देती है किसानों को, उसकी भी तारीख आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा प्रोसेस करीब हफ्ते 10 दिन लेट हो गया है बारिश की वजह से। आपकी राय? बिल्कुल सही है। ये किसानों का इस पूरे मसले को सरकार को मुझे लगता है जो फसल खरीदी और इसको लेकर के अभी जो बातें सामने आई हैं, इसमें ये हो सकता है कि जो फसल एकदम तैयार है या जिसको तत्काल बेचे जाने की ज़रूरत है, जिस पे कुछ खतरा है कि अगर रखे रखे सूख जाएगी या जो भी है, जैसा भी बताया, रखे रखे वो गीला होने से दागी हो जाती है। हाँ, उसका कलर खराब हो जाता है, एकदम पीला दिखता है, वो उसमें थोड़ा सा मटमैलापन और कालापन आ जाता है जी। तो क्योंकि इसमें खरीदी, तो इसमें यह भी किया जा सकता है कि सरकार फसल खरीदना हालांकि अब तो चूंकि 3 दिन तारीख ही आ गई है, लेकिन सरकार कर सकती थी कि फसल खरीदी शुरू कर देती, एक कमेटी बना लेती। तारीख वैसे भी 28 मार्च से खरीदी की थी। हाँ, तो अब अभी 3 दिन, हाँ 3 दिन आगे बढ़ाया, तो कोई इसमें बहुत मुझे लगता बहुत नहीं कि हाँ। लेकिन अब अगर सरकार 3 दिन बाद इसको खरीद रही है, तो चलिए ये हो सकता है कि एक तो भुगतान, कीमत, सारी चीजें जो हैं वो समय पे हो जाएं, और किसानों को जितनी जल्दी हो सकता है, 72 घंटे की जो बात बताइए, तो 72 घंटे में हो जाए। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे मामले आते हैं या ऐसा सुना जाता है कि काफ़ी समय लगता है भुगतान में। पहले फिर किसान जब अपनी फसल लेके लंबे समय तक खड़ा रहता है, उसको कई कई रातें भी सड़क पे गुजारनी पड़ती हैं। तो वो सारी स्थितियां जो हैं वो नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि एक तो आपदा की मार है, दूसरा सरकार भी अब किसानों के सामने काफ़ी हद तक देखिए सियासी स्थिति में भी लाचार है। उसको तत्काल ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने वैसे कहा भी है कि 50% से ज़्यादा जो नुकसान होगा सिर्फ 32,000 रुपये हेक्टेयर जो वो मुआवजा दिया जाएगा जी। तो ये सब चीजें कितनी, ये राशि बीमे के अलावा है, जो बीमा है वो तो जी हाँ, फसल बीमा तो किसान को मिलना ही है जी। तो लेकिन अब ये सब चीजें, इसमें बहुत सारे प्रशासनिक झंझट हैं। इन झंझटों को सरकार कैसे सुलझाएगी? इरादे वादे ये बात तो सब ठीक है, घोषणा भी ठीक है, वो सुलझाएगी कैसे इन सब चीज़ों को? क्योंकि किसान जिसकी फसल खराब हुई है, आधी या पूरी या थोड़ी, वो ज़्यादा बदहवासी में होगा, ज़्यादा परेशानी में होगा, खासतौर पे छोटा किसान। बिल्कुल। हालांकि बड़े किसान का भी बड़ा नुकसान होता है, लेकिन ये जो चीज़ें देखना पड़ेंगी, इससे सरकार जितनी जल्दी इसका अच्छा मैकेनिज्म बना ले उतना अच्छा है। क्योंकि देखिए अभी सरकार को के पास अभी सर्वे की पूरी रिपोर्ट ही नहीं आई है। एक जो प्रारंभिक आकलन आया है वो आया है 38,000 हेक्टेयर पे सरकार ने प्रारंभिक रूप से माना है कि फसल खराब हुई है, और 33,000 किसान इससे परेशान है या जिनको नुकसान हुआ है। लेकिन ये आंकड़ा हो सकता है ज़्यादा हो, डबल हो, 1.5 गुना हो, क्योंकि 25 मार्च तक ये सर्वे रिपोर्ट आनी थी, जो अभी बताया जाता है पूरी तरह से आई नहीं है। तो ये नुकसान का दायरा जैसे जैसे बढ़ेगा, किसानों की बेताबी, बेचैनी, बदहवासी भी बढ़ेगी। तो अभी जो आंकड़े आप बता रहे हैं जो है वो तो 1 लाख हेक्टेयर से ऊपर का आंकड़ा पहुंचेगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल 33 जो प्रारंभिक आकलन है, आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश इसकी चपेट में आ गया था। लेकिन मैं केदार जी, ये जो सारा मामला आपने उठाया था भुगतान का मुद्दा, वैसे तो भुगतान आपने कहा कि 72 घंटे में होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है, इसलिए ऐसा नहीं कि पैसे बैंक में जाकर निकालने पड़ेंगे या किसान को कोई नगद पैसे दिए जा रहे हैं। तो एक बटन पर जब हजारों करोड़ों किसानों के खाते में जा सकते हैं, तो जिसका गेहूं तुल रहा है, जिसके चने तुल रहे हैं, उसका भी एक बटन के दबाने पर उसके खाते में पैसा चला जाए। 24 घंटे में ना जाए, 72 घंटे में चला जाए, 72 घंटे में ना हो तो कम से कम 1 हफ्ते में चला जाए, क्योंकि इसके बाद तो फिर नौकरशाही हावी हो जाएगी, ये मानना पड़ेगा। आपकी राय, चुनावी साल है,
सरकार भी सतर्क है, आप लोग भी सतर्क हैं। तो अगर एक हफ्ते के बाद भुगतान की नौबत आती है तो क्या कोई किसानों की आवाज को सरकार तक लाने का काम भी आप लोग करेंगे? देखिए, बेझक अगर सरकार ने 7 दिन कर दिया तो सरकार का साथ किसान छोड़ देंगे, किसी भी हालत में 7 दिन से ऊपर नहीं जाने देंगे। सवाल यह है कि पहले 72 घंटों में मध्य प्रदेश में भुगतान हुआ है। पहले रमेश सिंह साहब भी साथ में जुड़े हैं, इसलिए और ज्यादा अच्छा मामला बन जाता है किसानों के उसमें। जी, पहले हमारे गाँव में खरीदी होती थी, गाँव में ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस पे जाता था, वेयर हाउस पे फिर WHR जनरेट होती थी और उसके बाद भुगतान का, तो वो प्रक्रिया को अब सरकार ने खत्म कर दिया अपने पैसे बचाने। सीधा वेयर हाउस पे तुल रहा है, जैसे ही वेयर हाउस पे तुल रहा है इमीडिएट WHR बन रही है। ये सब चीज ऑनलाइन हो रही है और आपके पास फंड है, सॉफ्टवेयर बेस है, कोई इंडिविजुअल इसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सब ऑटोमेट सिस्टम है इसमें कि इधर से WHR जनरेट हुई, उसका फंड हुआ, सेकंड वहाँ अप्रूव होता है, तीसरा वहां पर पेमेंट पे जाता है, चौथा पेमेंट हो जाता है। बहुत ही ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो मुझे तो लगता है कि लेकिन लेकिन में भी इसको केदार जी, किया जा ये सिस्टम इस साल मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस हो रहा है। पिछले बार तो मई तक लोगों को भुगतान हुआ था। सर हमारी जब हम लोग कांग्रेस की सरकार में थे, 72 आवर में 80 to 90% फार्मर्स का पेमेंट हुआ है। ये मैं आप भले ही क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और ये सिस्टम ऐसा नहीं कि हमने आके डेवलप किया हो। मध्य प्रदेश का प्रोक्यूरमेंट का अनुभव बहुत लंबे समय से है। मध्य प्रदेश में MSP का जो गेहूं प्रोक्यूरमेंट है वो बहुत लंबे समय से हो रहा है। ऐसा जी। नहीं है कि रॉकेट साइंस किया है। यहाँ का जो खरीदी का समिति है उसके पास बहुत अनुभव है, सब कुछ बेल है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। सवाल जो एक आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा था वो अभी बात करने की जरूरत है। आपने कहा सर वो 5 किलो वाला, जी, यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में रिमोट से कांटे चल रहे हैं और इसमें सरकार की मंशा नहीं है कि ज्यादा तोलना। ये जो वो खरीदी केंद्र के हैं और आजकल नए नए तरीके के लोगों को इंट्रोड्यूस किया, FPO के नाम पर जो सिर्फ इंडिविजुअल लोग खरीद रहे हैं, समूह के नाम पे इंडिविजुअल लोग खरीद रहे हैं, ये लोग बहुत बड़े लेवल पर इसमें मैनिपुलेशन करते हैं। क्वालिटी को, मतलब गेहूं अच्छा खरीदा, रात में उसको बदल देते हैं। इस तरह का बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है। किसानों को 650 ग्राम का बोरा आता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करूंगा जी, कि खरीदी सरकार की नियम जो है वो 650 ग्राम का है। 650 ग्राम से ऊपर अगर एक भी दाना अगर किसान से लिया जाता है तो वो जुर्म है। मध्य प्रदेश में आप सही कह रहे हैं, 5-5 किलो, ढाई एक बोरी पे 50 किलो पे ढाई 3 किलो एक्स्ट्रा लेते हैं। किसान को अभी भी जागरूकता नहीं है, जबकि हम काफी लंबे समय से समितियों को तो MSP पर तुलवा रहे हैं। तो ये चीजों को हम जी। लोगों को रोकना पड़ेगा, इस पर हम सबको आगे आना पड़ेगा, बिल्कुल। भाजपा को भी, कांग्रेस को भी। देखिए अल्टीमेटली सबका गोल एक है कि हमारे फार्मर को प्रॉफिट होना चाहिए, बिल्कुल। फार्मर को सुविधा मिलनी चाहिए। हजारों रुपया उस समिति और सेंटर पे आता है जहां पर टेंट लगाने की बात होती है, कहीं भी टेंट नहीं लगता। ठंडा पानी की व्यवस्था केदार जी, कहीं नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। 0% जो ब्याज पर कर्ज मिलने की बात है वो भी किसानों को इस बार सरकार ने कहा है कि वो 31 हो गई है, मतलब अंडरस्टूड है, वो तो बढ़ना ही है, वो तो बढ़ना ही है, वो तो सरकार को बढ़ाना ही पड़ेगा सर। चलिए रमेश जी, जब किसान की जी बात पूरी करें केदार जी। जी सर, जब किसान की फसल ही नहीं तुलेगी तो, और ये पहली बार नहीं, हर साल बढ़ाते हैं, हर साल इस दौर में 31 तारीख के रोज 3 बजे से 4 बजे के बीच में लेटर निकलता है। इस बार भी निकलेगा, आप देख लीजिएगा। चलिए रमेश जी, दरअसल सारी बात पर इस पर फोकस हो रहा है कि किसानों की जब तुलाई होती है तो उनसे 2-2.5 किलो से लेकर 5 किलो तक प्रति क्विंटल ज़्यादा लिया जाता है, यानी 105 किलो की तुलाई होती है और उसको पैसे मिलते हैं 100 किलो के। ये एक बड़े पैमाने पर होता है, उसमें लाखों कुंटल का पूरा खेल है और इसमें एक पूरा माफिया काम करता है। इस नेक्सस में सहकारी समितियों के कर्मचारी भी जुड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं ऊपर तक ये मामला जाता है। आपकी इसमें जो तजुर्बा हो उसको शेयर करिए हमारे साथ। राघवेंद्र जी, ये बात सही है। आपको मैं बताऊं, इसमें तो ऐसे ऐसे घोटाले होते हैं कि जो तुलाई का काटा होता है उसको इस तरह से सेट कर दिया जाता है कि 2-2, 3-3 किलो एक्स्ट्रा तो देता। अच्छा, ये जो मिट्टी मिली होती गेहूं में, उसके आधार पे, नमी के आधार पे जी, जो गेहूं का जो एक्स्ट्रा वो जो लेते हैं तो अलग है। इसके अलावा जो कांटे में भी कुछ हेरा फेरी कर देते हैं। लेकिन अब किसान जागरूक हो गया है और अब किसान इसका विरोध करने लगा है। इसलिए ऐसा अब इस साल अभी तो तुलाई शुरू हुई नहीं है,
लेकिन अब किसान इस चीज को एक्सेप्ट करा नहीं। बाकी प्रशासन की तरफ से अब इस सब गाइडलाइन आती है, ये अभी तय नहीं हुआ है। अगर सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन आती है तो उसका भी विरोध होता है। हमारे इधर तो बहुत विरोध होता है और मतलब बहुत ज्यादा इस तरह की भर्राशाही नहीं हुई, लेकिन हाँ कभी चोरी छिपे जो सोसाइटी के लोग हैं वो दूसरे तरीके से काम करते हैं। वो क्या करते हैं, तौलाई होने के बाद उसमें मिट्टी जो वेयर हाउस है उसी में मिट्टी मिला के और गेहूं को मतलब निकाल के अब बाजार में बेच देते हैं। इस तरह के मैंने देखा है एक एक सेंटर पे 2-2, 250, 300 क्विंटल के घपले हुए हैं। तो वो तो अगर ये एक किलो 2 किलो या 5 लेकिन किलो का रमेश जी वो सारे घपले किसानों के खाते में जुड़ जाते हैं कि किसान ने मिट्टी वाली गेहूं की एक तरह से तुलाई करी और अधिकारी बोलते हैं कि साहब दबाव था इसलिए हमने मिट्टी वाला गेहूं खरीदा, जबकि जो आप बता रहे हैं कि अच्छा भला गेहूं खरीदते हैं और वो गेहूं निकालकर मिट्टी मिला देते और बाकी गेहूं को बाजार में बेचते। तो ये एक बड़ा माफिया है और इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसान बदनाम ना हो, सरकार को भी नुकसान ना हो। जी जी, सहकारी समिति के कर्मचारी अधिकारी सब मिले हुए ये काम वही करते, कोई मतलब कोई ऊपर से नहीं आता। ये निचले स्तर पर सहकारी समिति के जो कर्मचारी है वही करते हैं। और तो और आप ये देखिए कि वो लोग आपको पर्ची बना के दे देते हैं किसानों को, जो आपने तौल नहीं की। आपने कहा कि हमें 50 क्विंटल की पर्ची दे दो, 50 क्विंटल की पर्ची दे देते हैं। उसका भुगतान 50-50 में वो ले लेते हैं और इसके बाद उसको चोरी में या जो बरसात में खराब हो या उसमें इस तरह से बट्टे खाते में डाल के बहुत सारा घोटाला करते हैं। तो चलिए ये आपने एक नई चीज बताई, हालांकि चीज तो पुरानी है लेकिन इस तरह से वो पब्लिक के सामने या मीडिया के सामने कम निकलती है। तो इस बार इसकी भी जरूरत होगी कि सरकार छापेमारी की कार्रवाई करे। आशीष जी, ये जो रमेश जी बता रहे हैं, जो केदार जी ने कहा कि किस तरह से घपला होता है और कई बार किसान को बदनाम कर दिया जाता है कि उसने मिट्टी मिला हुआ गेहूं दिया, या कई बार हमने देखा था कि भोपाल के पास ही एक साल बारिश बहुत हो गई थी और जब वेयर हाउस से गेहूं निकाला गया तो गेहूं के बदले मिट्टी की बोरियां निकली थी और ये कहा गया था कि वो किसानों ने तोल दी। तो ये संभव नहीं होता कि पूरी बोरियां गेहूं की बजाय उसमें मिट्टी हो। तो ये एक बड़ा घपला और इसमें मुझे लगता है कि सहकारी विभाग को भी सतर्क रहने की जरूरत है, किसानों को भी, और जो एक तरह से राजस्व का मामला उसको भी जागरूक रहना पड़ेगा इस पूरे मुद्दे पर। बिल्कुल सही बात है। प्रशासन, सरकार को अपना तंत्र ठीक करना पड़ेगा और उसमें पूरी बहुत ईमानदारी के साथ ईमानदार लोगों को रखना होगा। और मुझे तो लगता है कि कोई निगरानी समिति वगैरह एक अतिरिक्त भी बना दी जाए कि इस पूरे प्रोसेस पे वो नज़र रखे, क्योंकि ये जो साठगांठ है सहकारिता विभाग और कृषि विभाग के अफसरों की, ये बहुत लाइलाज हो गई है और इसकी बहुत सारी शिकायतें हैं जो ये मिट्टी भरने की और इस तरह की। दूसरी बात है कि ये जो नुकसान हुआ है उसके अलावा भी देखा जाए तो किसानों की समस्या खत्म नहीं हो रही है मध्य प्रदेश में। तकरीबन बताया जाता है कि 16 लाख के आसपास नामांकन, बटांकन, फौत के प्रकरण जो हैं वो लंबित हैं। हाँ, बिल्कुल। नकली खाद, बीज और कीटनाशक का हब बोला जाता है मध्य प्रदेश को। तो इन सब चीजों पे सरकार को, बटान की और जो आपने कहा उसके नामांतरण की, इस पर तो बिना पैसे के काम नहीं होता है। बिल्कुल बिना पैसे का। वो तो पटवारी और पूरा एक नेक्सस काम करता है और आदमी परेशान होता है। 6-8 साल लोग परेशान होते हैं। कहा कि जैसे ही आपकी रजिस्ट्री होती है जी, उसके कुछ दिनों तक के बाद अपने आप उसका नामांतरण हो जाएगा, लेकिन अभी इस पर अमल नहीं हुआ है। नहीं अमल नहीं हुआ। वो क्योंकि तंत्र की जो नियत है और जो उनका जो एक सिस्टम है जिसमें से वो एक पैसा की एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, वो बिल्कुल उसकी सबसे बड़ी वजह है। ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ है। समय तो खत्म हो गया। केदार जी, क्या नामांतरण पर भी अभी पैसे लग रहे हैं? अतिरिक्त पैसा लग रहा है? रिश्वत ज्यादा लग रहा है जी। भाई बंटवारे पे, नामांतरण पे ही सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है। बिल्कुल। और ये पैसे की रकम लाख में, आपकी इसमें क्या रिपोर्ट है? जिस नामांतरण पर पैसे अभी भी लग रहा है रिश्वत के रूप में? रमेश जी से लगता है संपर्क कर गया, लेकिन चलिए, चर्चा महत्वपूर्ण थी। किसानों के नामांतरण पर हमने बात कर ली, उस पर रिश्वतखोरी की बात भी हुई और गेहूं की तुलाई, उसमें मिट्टी मिलाना और ज्यादा गेहूं तोलने पर भी सरकार को नजर रखनी पड़ेगी। इस पूरे मामले में किसानों को भी सतर्क रहना पड़ेगा ताकि उनके हित जो है वो कहीं एक तरह से नुकसान में न चले जाए। तो गेहूं की खरीदी पर रोक, मुआवजा कब, ये हमारी आज की चर्चा का मुख्य बिंदु था। केदार शंकर जी का भी बहुत साधुवाद चर्चा में चलिए, रमेश सिंह जी का भी, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में भाग लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INTO 24।